गांधी विमर्श श्रृंखला में आप सबों का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम गांधी विमर्श पुस्तक का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पुस्तक दर्शना पब्लिकेशन भागलपुर से वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई है। इस श्रृंखला की प्रथम कड़ी में हमने पुस्तक का आत्मकथन और दूसरी कड़ी में प्राक्कथन एवं आशीर्वचन प्रस्तुत किया है। आज तीसरी कड़ी में हम इस पुस्तक का अनुक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में कुल 13 अध्याय हैं। राष्ट्र, सभ्यता, धर्म, राजनीति, स्वराज, शिक्षा, स्त्री, दलित, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, विकास एवं भूमंडलीकरण। तदुपरांत एक विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है। उसके बाद संक्षेप में महात्मा गांधी के जीवन को क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है और अंत में शब्दानुक्रमणिका के अंतर्गत इस पुस्तक में आए प्रमुख शब्दों की अनुक्रमणिका भी दी गई है। पुस्तक की शुरुआत आशीर्वचन से होती है, जो अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर ने लिखी है। इसका पाठ हम गांधी विमर्श की दूसरी कड़ी में प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर जटाशंकर ने यह आशा व्यक्त की है, यह विश्वास जताया है कि यह पुस्तक भारतीय दर्शन के विकास में महती भूमिका निभाएगी। तदुपरांत पुस्तक का प्राक्कथन है, जो प्रोफेसर डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा ने लिखी है। वे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के तत्कालीन महामंत्री थे। उनका कहना है कि आज यदि आत्मनिर्वासित भारत को फिर से आत्म प्रतिष्ठित करना है, तो महात्मा गांधी के ही हिंद स्वराज में बताए गए मार्ग पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करना होगा और तभी हम राष्ट्र पिता के औचित्य को उत्तराधिकार भाव से
आत्मसात कर सकेंगे। ऐसा करते हुए ही हम गांधी की एक लड़ाई जो जीती गई और दूसरी लड़ाई जो अभी लड़ी जा रही है उसके वांछित निष्कर्ष तक पहुंचा सकेंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर सुधांशु शेखर की पुस्तक गांधी विमर्श एक महत्वपूर्ण कदम है। तदुपरांत पुस्तक का आत्मकथन है जो कि लेखक की बात और लेखक का कहना है कि गांधी में ही गांधी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और गांधी का विचार, गांधी का व्यक्तित्व, सब कुछ उसमें ही आधुनिक सभ्यता के सभी संकटों का सबसे बेहतर एवं कारगर समाधान मौजूद है। अतः गांधी को जानना, समझना एवं अपनाना आज हमारी मजबूरी हो गई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लेखक ने कुछ प्रमुख समकालीन विमर्शों को गांधी की दृष्टि से जानने समझने की कोशिश की है। इस क्रम में उन्होंने लगभग 7-8 वर्षों तक लगातार विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन एवं चिंतन मनन किया और विभिन्न सम्मेलनों एवं सेमिनारों में गांधी को केंद्र में रखकर आलेखों की प्रस्तुति की और विभिन्न शोध पत्रिकाओं में भी आलेख प्रकाशित कराए। बाद में उन्हीं आलेखों को संकलित कर गांधी विमर्श के नाम से प्रकाशित किया गया है और ये पुस्तक का अनुक्रम इसके पृष्ठ 11 पर संकलित है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें मुख्य रूप से 13 अध्याय हैं। इसकी शुरुआत लेखक ने राष्ट्र से की है और अंत में भूमंडलीकरण की चर्चा की गई। तो राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद से लेकर भूमंडलीकरण तक की एक यात्रा इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमें देखने को मिलता है। प्रथम अध्याय राष्ट्र थोड़ा विस्तृत है, जो इस पुस्तक में पृष्ठ 13 से 32 तक संकलित है। इसके अंतर्गत लेखक ने
गांधी दर्शन में राष्ट्र की अवधारणा को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इसे कई बिंदुओं में उन्होंने बांटा है। प्रथम बिंदु प्राचीनता एवं सामासिकता, दूसरा सर्वग्राहिता एवं स्वीकार्यता, तीसरा धार्मिक भिन्नता से राष्ट्रीयता खंडित नहीं होती है, चौथा कृतज्ञता, पांचवा गर्मपंथियों से असहमति, छठा अहिंसा एवं सत्याग्रह का समर्थन, सातवां देशी राजाओं एवं कुलीन वर्ग की आलोचना, आठवां शिक्षा एवं भाषा का महत्व, नौवां अंग्रेज विरोधी नहीं। पुनः लेखक ने राष्ट्र के सभ्यता मूलक संदर्भों को प्रस्तुत किया है, फिर राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयतावाद की चर्चा है, पुनः गांधी के विचारों की आलोचना प्रस्तुत की गई है और उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास किया गया है। तदुपरांत वर्तमान संदर्भ और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि फिर संदर्भ ग्रंथ सूची संदर्भों से पुष्ट होती है और इस अध्याय में कुल 79 संदर्भ हैं। इस पुस्तक के संदर्भ में एक खास बात यह है कि पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में आलोचना, गांधी के संबंधित विचार की आलोचना, उसका गांधी की दृष्टि से प्रत्युत्तर है, पुनः वर्तमान संदर्भ में उस विचार को देखने का प्रयास किया गया है, फिर उस विचार से संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं और विस्तृत संदर्भ भी दिया गया है। यह मॉडल प्राय सभी अध्यायों में देखने को मिलता है। दूसरा अध्याय सभ्यता, इसके अंतर्गत पहले आधुनिक सभ्यता की चर्चा की गई है जिसकी गांधी ने आलोचना की है, पुनः गांधी की दृष्टि में भारतीय सभ्यता को समझने का प्रयास किया गया है, फिर गांधी के सभ्यता संबंधी विचारों की आलोचना, उसका वर्तमान संदर्भ और निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में 24 संदर्भों का उपयोग किया गया है और यह अध्याय पृष्ठ 33 से 40 तक संकलित है, 8 पृष्ठों में। आगे के प्राय सभी अध्याय 8 से 10 पृष्ठों के ही हैं। सिर्फ ये प्रथम अध्याय ये थोड़ा विस्तृत है और यह 20 पृष्ठों में
संकलित है। बाद के प्राय सभी अध्याय 8 से 10 पृष्ठों में समाहित है और इस तरह इस पुस्तक में कुल 144 पृष्ठ हैं। और हम पुस्तक की तीसरे अध्याय की बात करें तो तीसरा अध्याय धर्म है। इसमें सर्वप्रथम गांधी की दृष्टि में धर्म की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तदुपरांत विभिन्न धर्मों के बीच एकता की जरूरत और धर्मों की व्यवहारिकता को सामने लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद सांप्रदाय की संकीर्णता को रेखांकित किया गया। तदुपरांत धर्मांतरण की निरर्थकता को गांधी की दृष्टि में समझने का प्रयास किया गया। फिर आलोचना, वर्तमान संदर्भ, निष्कर्ष एवं संदर्भ, जो कि अन्य अध्यायों में जिस तरह का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर इसमें भी रखा गया है और यह 10 पृष्ठों में संकलित है, 41 से लेके 50 तक। तो देखते हैं कि राष्ट्र, फिर सभ्यता और फिर धर्म। राष्ट्रवाद किस तरह से भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, सभ्यता किस तरह से धर्म से संबंधित है, और फिर धर्म किस तरह से राजनीति को दिशा, तो धर्म से फिर राजनीति पर आते हैं। चौथा अध्याय राजनीति है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम राजनीति की जरूरत को रेखांकित किया गया। गांधी यह मानते थे कि राजनीति जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह चारों ओर से घेर लिया है और हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इसी से परिचालित, संचालित एवं नियंत्रित हो रहा है। हम राजनीतिक मशीन में इस तरह से फंस गए हैं कि राजनीति में भाग लिए बिना जनसेवा करना असंभव है। फिर राजनीति को कई बिंदुओं में देखा गया है। नैतिकता, विकेंद्रीकरण, सर्वानुमति, जनहित, ये 4 बिंदु। फिर लोकतंत्र और सत्याग्रह के संबंधों को रेखांकित किया गया। तदुपरांत आलोचना, वर्तमान संदर्भ, निष्कर्ष और फिर संदर्भ। इस अध्याय में, राजनीति वाले अध्याय में 19 संदर्भों का प्रयोग किया गया और ये धर्म वाले अध्याय में, यानी कि तीसरे अध्याय में 35 संदर्भों का प्रयोग किया गया है। अगला 5वां अध्याय स्वराज है, जो राजनीति से जुड़ी हुई है। इसमें सर्वप्रथम स्वराज के अर्थ को रेखांकित किया गया है, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पुनः ग्राम स्वराज की विशिष्टताओं को सामने लाया गया और उसकी आलोचना, फिर इस तरह से नेहरू ने आलोचना की, अम्बेडकर ने आलोचना की और उसका फिर प्रतियोगिता गांधी की दृष्टि से, जैसा अन्य अध्यायों में भी किया गया। फिर वर्तमान संदर्भ, निष्कर्ष, पिछले अध्यायों की तरह। और इस अध्याय में कुल 32 संदर्भों का प्रयोग किया गया। और खास बात यह है कि अंतिम संदर्भ के रूप में एक कविता भी प्रस्तुत की गई है, बूढ़ा गांव।
इसकी कुछ पंक्तियाँ आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। कुम्हारों की भट्ठी बुझ गई, लोहारों का लोहा गल गया। कुम्हारों की भट्ठी बुझ गई, लोहारों का लोहा गल गया। लकड़ी छिन गई बढ़ई से मेरे, लकड़ी छिन गई बढ़ई से मेरे, जूलाहे का करघा छिन गया। लकड़ी छिन गई बढ़ई से मेरे, जूलाहे का करघा छिन गया। बरगद के नीचे रोए रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। बरगद के नीचे रोए रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। झरने सूख गए नाले भर गए, पनिहारन की राह देखते, कुओं के भी पानी सूख गए। बिकने के लिए बोतल में पानी रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। माचिस की डिबिया में साड़ी, रेशम की सी जरी किनारी। माचिस की डिबिया में साड़ी, रेशम की सी जरी किनारी। कारीगरी किसान पुरानी, सात समंदर तक पहचानी। पावर लूम ने खत्म किया रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। पावर लूम ने खत्म किया रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। माचिस की डिबिया में साड़ी, रेशम की सी जरी किनारी। कारीगरी की सात पुरानी, सात समंदर तक पहचानी। पावर लूम ने खत्म किया रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। हरिश्चंद्र और तारामती की, लोरिक चंदा अलाउदल की। हीर रांझ की प्रेम कहानी, थके जीवन को मिले जवानी। हीर रांझ की प्रेम कहानी, थके जीवन को मिले जवानी। फिर क्या हुआ? चैनल ने बर्बाद किया रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। पीढ़ियों का वो गाँव हमारा, लगता है अब थका सहारा। पीढ़ियों का वो गाँव हमारा, लगता है अब थका सहारा। किसने उसकी रौनक छीनी, किसने उसके पेट में मारा। किसने उसकी रौनक छीनी, किसने उसके पेट में मारा। गद्दारों ने गिरवी रखी रे, मेरा बूढ़ा गाँव आँखों में आंसू लिए रे। अब देखिए इसका क्लाइमेक्स। गांव से उजरा शहर में आया, चांद के नीचे चूल्हा जलाया। गांव से उजरा शहर में आया, चांद के नीचे चूल्हा जलाया। अब बुलडोजर ने रौंद डाला रे, मेरा बूढ़ा गांव आँखों में आंसू लिए रे। कुत्ते बिल्ली को मिलता खाना, मिलता है ना। कुत्ते बिल्ली को मिलता खाना,
जंगल के पशुओं को ठिकाना। कुत्ते बिल्ली को मिलता खाना, जंगल के पशुओं को ठिकाना। जिन ग्रामीणों ने जग को संवारा, जिन ग्रामीणों ने जग को संवारा, नष्ट हो रहा उसका घराना। आज क्या हो रहा है? और गांव से उजरा शहर में आया, चांद के नीचे चूल्हा जलाया। अब बुलडोजर ने रौंद डाला रे, अब फिर कोरोना रौंद डाला। सब भाग भाग के फिर गांव की कहानी। खैर, लास्ट पंक्ति। कुत्ते बिल्ली को मिलता खाना, जंगल के पशुओं को ठिकाना। जिन ग्रामीणों ने जग को संवारा, नष्ट हो रहा उसका घराना। तो साम्राज्यवाद से लड़ना होगा रे, आँखों में आशा लिए रे। पूंजीवाद से लड़ना होगा रे, आँखों में आशा लिए रे। गाँव को बचाना होगा रे, आँखों में आशा लिए रे। फिर से गाँव की ओर आना होगा रे, आँखों में आशा लिए रे। गाँव को फिर जगाना होगा रे, आँखों में आशा लिए रे। फिर से गाँव बनाना होगा रे, आँखों में आशा लिए रे। आज बस इतना ही। इसकी कड़ी को हम फिर आगे बढ़ाएंगे और आपको पहले हम संक्षेप में गांधी विमर्श श्रृंखला के अंतर्गत शामिल किए गए प्रमुख अध्यायों को संक्षेप में आगे हम फिर बताएंगे। 8 अध्याय अभी भी बाकी हैं, जिसमें कि शिक्षा, स्त्री, दलित, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, विकास एवं भूमंडलीकरण। अगले विमर्श की अगली कड़ी में हम इन सबों की चर्चा करेंगे और फिर इसकी पुस्तक की एक खास विशेषता, जो विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची, उसे भी हम आप लोगों के सामने लाएंगे। फिर गांधी का संक्षिप्त जीवन प्रयोग और शब्दानुक्रमणिका, तमाम चीज़ों की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। और उसके पहले अगले कड़ी में इस गांधी विमर्श के चौथे अंक या चौथी कड़ी की शुरुआत हम सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, विचारक, चिंतक विजय बहादुर सिंह जी की कविता से करेंगे, जो कविता उन्होंने राष्ट्रवाद के संदर्भ में लिखी है और हमारी इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में ही संकलित है। उसे हम गांधी विमर्श की चौथी कड़ी में प्रस्तुत करेंगे और चौथी कड़ी की शुरुआत हम उसी कविता से करेंगे। आज बस इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।